11 देख लो फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है? नॉट लिखा हुआ है। ग्रामर टीचिंग किस तरह से ना करें। देखो बच्चे को एक्टिव रखना जरूरी है, ठीक है ना, चाहे ग्रामर हो चाहे कुछ भी हो। संप्रेषण के अभ्यास के अवसर देना, यानी संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन के मौके देना। बात तो ठीक है, ये तो सही तरीका है, क्या दिक्कत है? कम्युनिकेशन के माध्यम से सीख जाएगा बच्चा। भाषा हो, भाषा के नियम हो, जिसको व्याकरण कहते हैं हम। व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके सीखना, तो ये सबसे खराब तरीका है। जहां बच्चा रोट लर्निंग या रटंत विद्या चलंत नहीं, तो जहां भी वो रट रहा हो बच्चा यहां निष्क्रिय है। कंठस्थ है ना, रट्टे लगा लो किसी चीज के, एकदम खराब तरीका है। कंठस्थ करके सीखना खराब तरीका है। व्याकरण को संदर्भ में सिखाया जाना चाहिए, एक्टिवली सक्रिय रूप से सिखाया जाना चाहिए। वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना, यानी रियल कम्युनिकेशन वास्तविक परिस्थितियों में, बिल्कुल सही है। उसके माध्यम से बच्चा सीख जाएगा कि जब वो बात कर रहा है कि अच्छा ये मेरी फ्रेंड है, मान लो नैना नाम है मेरी फ्रेंड का, तो ये जो नाम है, ये जो नैना है, संज्ञा है, ये वो बातचीत में भी सीख सकता है व्याकरण। वही है वास्तविक संप्रेषण। व्याकरण के प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना, यही हम बात कर रहे थे। व्याकरण को संदर्भ में सिखाना, या इसी को प्रासंग में कहते हैं, प्रसंग में सिखाना, यानी प्रासंगिक कॉन्टेक्स्ट में सिखाना, कि जब एक कहानी चल रही है उस कहानी में बता दिया ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं, इनके जो नाम हैं उनको हम संज्ञा कहते हैं। ये कैरेक्टर जब मान लीजिए सीमा है जो दिल्ली जा रही है किसी एक चैप्टर में हिंदी के, तो आप बता सकते हैं जाना एक क्रिया है, तो संदर्भ में सिखा दिया आपने व्याकरण के नियमों को। लेकिन कंठस्थ करवा के, रट्टे लगवा के सिखाना एकदम गलत तरीका है व्याकरण क्या कुछ भी पढ़ाने का। क्वेश्चन नंबर 12, नियम नहीं रटवाने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्यपुस्तक अभिकल्पना का नहीं है? यानी आप जब टेक्स्ट बुक निर्मित कर रहे हैं, एक तरह से बुनियादी चरण, फाउंडेशनल, पता है ना, FPMS जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, 4 स्टेजेस हैं उसमें। पहले 10+2 होता था, है ना, कि 10 साल का सेकेंडरी और फिर 2 साल का सीनियर सेकेंडरी। अभी क्या है, 5+3+3+4, है ना। तो ये जो फाउंडेशनल स्टेज है, जिसमें आपका आंगनवाड़ी भी है और आपका क्लास 1 और 2 भी है, शुरुआत के फाउंडेशनल जो 3 ईयर भी है और क्लास 1 और 2 भी है। तो ये जो बुनियादी चरण है, यहां पे पाठ्यपुस्तक अभिकल्पना के बारे में क्या सही नहीं है? पहला ऑप्शन है मूर्त सिद्धांत, तकनीकी सिद्धांत, पाठ्यचर्या सिद्धांत या प्रस्तुतिकरण सिद्धांत। ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसमें गलतियां हो भी काफी रही हैं, ठीक है ना। देखिएगा, प्रस्तुतिकरण सिद्धांत जरूरी है कि आपकी प्रस्तुति रोचक होनी चाहिए, अच्छी किताबें आकर्षक दिखनी चाहिए बुनियादी स्तर पर, क्योंकि बच्चा छोटा है ना। तो ये बात तो सही है। फिर आता है पाठ्यचर्या सिद्धांत, यानी पाठ्यचर्या का जो निर्माण है वो ऐसा हो कि वो बच्चे की एज के एप्रोप्रिएट हो, उसमें चीजों को समझा जा सके। ये भी जरूरी है कि पाठ्यचर्या का निर्माण ही होना चाहिए बच्चे के उम्र के मुताबिक, उसकी रुचियों के मुताबिक। तकनीकी सिद्धांत, क्या नई टेक्निक्स हैं जिनके बेसिस पे करिकुलम डिजाइन किया जाए, उसको प्लान किया जाए, किताबें बनाई जाएं, एक्टिविटीज डिजाइन की जाएं। ये तीनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मूर्त सिद्धांत यहां सबसे कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि मूर्त, अगर आप प्याजे की थियरी पढ़ेंगे तो लॉजिक के समय पे हम कहीं यूज करते हैं, ये थोड़ा सा और बड़ी एज में इसको यूज किया जा सकता है मूर्त सिद्धांत को, क्योंकि बाकी चीजें जो प्रस्तुतिकरण एंड ऑल है उसका ध्यान रखा गया है, पिक्चर्स एंड ऑल का, उसमें जितनी मूर्तता की जरूरत है वो ऑलरेडी वहां आ गई है। अलग से मूर्त सिद्धांत उतना जरूरी यहां मुख्य नहीं रह जाता, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन सही है यहां। ऐसा थोड़ी ऊंट के बारे में पढ़ा रहे हो तो उसको लेके आओगे, पिक्चर में प्रस्तुतिकरण कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब, बुनियादी चरण मतलब बच्चा वही छोटा है ना। देखो एक बार, कितने साल का होगा, 7 साल तक की बात होगी इसमें कहीं, है ना। तो वह अपने कॉपी में अक्षरों की बार बार ट्रेसिंग करता है या बार बार लिखता है। ये बहुत अच्छा काम है, इसमें तो रट्टाफिकेशन है। मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के विकास पर होता है, यानी बच्चे की सिर्फ फाइन मोटर स्किल्स, यानी वो लिखना पढ़ना सीख जाए, इसी पे फोकस है। क्यों भाई, उसका दिमाग भी विकसित हो, उसके इमोशंस भी विकसित हो, है ना, वो एंजॉय भी करे लर्निंग को। वे अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत गाते हैं, तो ये भी रट्टाफिकेशन ही है कि बस छोटे बच्चे क्या है, गीत गाएंगे अध्यापक के पीछे। वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। ये बात सबसे ज्यादा सही है। ये बात मैं बहुत सालों से कहती हूँ कि जहां बच्चे के ज्यादा से ज्यादा सेंसेस, जितने ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व आप कर सकें उतना बढ़िया आप पढ़ा देंगे। यानी जब आपने एक चार्ट दिखा दिया तो उसके आंखें, यानी हमारे 5 सेंसेस है ना, देखना, सुनना, टच, फील, टेस्ट, है ना, तो आपने जितने ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व कर लिए कि बच्चा कुछ देख भी रहा है, वो सुन भी रहा है, कोई एक्टिविटी भी कर रहा है ना, कुछ टच फील भी कर रहा है, तो जितनी ज्यादा इंद्रियां प्रयोग में आएंगी उतना वो सक्रिय महसूस करेगा,
तो ये सबसे ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो गया यहाँ पे। बच्चा जहां सबसे ज्यादा एक्टिव यानी सबसे ज्यादा सक्रिय, और एक्टिव कहां होगा, जहां उसकी इंद्रियां ज्यादा इन्वॉल्व होंगी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। एक तो सारे ही क्वेश्चन में नहीं लगा दिया है, अगर कोई जल्दबाजी में पढ़ेगा तो उसका तो नंबर गया, है ना। बच्चों द्वारा शिशु गीत अलापना किसके तरीके हैं, यानी वो जो बाल गीत नहीं होते हैं, नन्ना मुन्ना क्या हूं, राही हूं, देश का सिपाही हूं, है ना, ये सब क्या है, शिशु गीत ही है एक तरह से। तो इनको गाने के बारे में या इनके उच्चारण के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। उच्चारण का अभ्यास करने के, ये उच्चारण का अभ्यास कराते हैं जब हम शिशु गीत गाना सिखा रहे हैं बच्चे को, या वो गाता है। अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों की लय के, शब्दावली को समृद्ध करने के, शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के। फटाफट से बताओ, अब गड़बड़ यहां हो गई क्योंकि इन्होंने गलत शब्द का प्रयोग कर लिया। फोर्थ ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग, देखना एक बार फिर से ध्यान से देखो इसको, देखते हैं देखो एक बार। बच्चों द्वारा शिशु गीत अलापना किसके तरीके हैं, उच्चारण का अभ्यास करने के, ठीक है, उच्चारण का अभ्यास हो जाएगा। अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों की लय के, या फिर शब्दावली को समृद्ध करने के तरीके हैं, या शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के तरीके हैं। बताइएगा। बिल्कुल, कि शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के तरीके हैं। देखो इसमें से ये हटा देते हैं, उच्चारण का अभ्यास करना ठीक है, शब्दावली को समृद्ध भी किया जाएगा इसके माध्यम से, अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों की लय के, ये भी हो जाएगा कुछ हद तक। बट अगर हम देखें शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने की, ये भी गलत नहीं है, इसका आंसर सेकंड ही है। अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों की लय के, शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के, इसको एक बार ऑफिशियली भी चेक करेंगे, है ना, इसको एक बार ऑफिशियली भी चेक करेंगे। फोर्थ के साथ अभी हम जा रहे हैं, शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के, क्योंकि अगर ऐसा भी कहा जा रहा है तो गलत नहीं है, क्योंकि आप वो गीत आपके दिमाग में तो बैठ ही जाएगी उसकी जो संरचना है ना। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बहुत क्लोज है दोनों ही। कंठस्थ शब्द, देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड या टैग वर्ड या की वर्ड से जो लोग रट्टे लगाते हैं उसके बेसिस पे मत चलना कि कंठस्थ लिखा हुआ है तो गलत ही होगा। किस तरह से पूछा है क्वेश्चन उस पर डिपेंड करेगा। और इसमें शायद मुझे लग रहा है ई या कुछ तो इन्होंने टेढ़ा मेढ़ा दिया हुआ है आंसर की में भी, एक बार मैं चेक कर लूंगी। अभी हम फोर्थ के साथ जा रहे हैं, एक बार चेक कर लूंगी, जब नेक्स्ट हिंदी का सेशन होगा इसको इंक्लूड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 देखना, एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा कि मान लो बच्चे हैं 5, ए बी सी और डी 4 बच्चे हैं, तो डी ने ए को अपनी नोटबुक दी चेक करने के लिए, बी ने सी को दी, आपस में बच्चे एक दूसरे की नोटबुक या पुस्तिकाओं को चेक कर रहे हैं। तो ये क्या है, संरचनाओं का नियंत्रित अभ्यास है, सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना, विस्तृत पठन का अभ्यास कराना, या नई शब्दावली। सिंपल है, ये पीयर असेसमेंट कहते हैं इसको, यानी सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना, कि बच्चे में पीयर असेसमेंट का गुण आएगा, जो 360 डिग्री असेसमेंट, 360 डिग्री आकलन की बात करता है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति है वो कहती है बच्चा खुद का आकलन खुद भी कर पाए, यानी सेल्फ असेसमेंट भी हो पाए, उसका टीचर भी उसका आकलन करे यानी स्वयं आकलन भी करे, शिक्षक भी आकलन करे, और पीयर असेसमेंट यानी सहपाठी भी आकलन कर पाए, तब जाकर के वो 360 डिग्री असेसमेंट बनेगा। तो ये बी ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन यहां सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है, यानी कौन सा एक साइन है जो सही नहीं है लैंग्वेज के बारे में। संकेत भाषा समझते हैं, साइन लैंग्वेज जो हम मूक बधिर लोगों के लिए कई बार यूज करते हैं, जो बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते। तो साइन लैंग्वेज में आपने न्यूज भी देखा होगा, कभी डीडी नेशनल पे बचपन में आया करती थी, आपको याद हो तो। संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है। क्या कह रहे हो, अब हम नए लोग हैं, हमने नहीं देखा डीडी नेशनल, है आपकी तरह बूमर नहीं है हम। देखो एक बार, तो संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है, यानी साइन लैंग्वेज के बारे में। संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती, संकेत भाषा में व्याकरण होती है, ये बात सही है। संकेत भाषा के बहुत से प्रकार हैं, सही है। संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा, नेचुरल लैंग्वेज है, बिल्कुल नेचुरल टाइप ऑफ लैंग्वेज है। ये गलत है कि संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती। व्याकरण वहां भी है, बस लिखित और मौखिक भाषा से थोड़ी सी भिन्न होती है। जो ग्रामर है साइन लैंग्वेज की, है ना, साइन लैंग्वेज में भी व्याकरण है। अगर हम देखें तो साइन लैंग्वेज आप समझते हैं हाथों का प्रयोग करके, तो यहां भी ए बनाने के लिए एक तरह से जो हैंड मूवमेंट है वो होगा, और यहां भी वाक्य निर्माण तो होता ही है ना, चाहे वो हम मौखिक भाषा के रूप में नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसकी व्याकरण नहीं है, व्याकरण है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा फटाफट। कौन सा उपागम या विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजात भाषा यानी मातृभाषा, मदर टंग का जो घर की भाषा है का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है? ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है, हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी,
दुनिया भर में, मतलब ये ऐसी कोई लैंग्वेज पेडागोजी नहीं होगी जहां ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स नहीं आया होगा, है ना। अगर हम देखें, पीडीएफ डाल देंगे भाई, आज डल जाएंगे पीडीएफ। कौन सा उपागम विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजात भाषा यानी मातृभाषा, मदर टंग के यूज को एनकरेज नहीं करता? कौन सा मेथड जिसमें मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था जहां से क्लास शुरू हुई थी। प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड कहते हैं इसको, कि यहां मदर टंग का यूज नहीं होता। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में गए हैं तो आपको कह दिया जाएगा जो भी आपकी मदर टंग हो, चाहे वो हिंदी हो, गुजराती हो, मलयालम हो, जो भी हो, क्लास में बात होगी सिर्फ इंग्लिश में, नहीं तो फाइन लगेगा। ये क्या है कि जो मदर टंग है उसका यूज जीरो, जिस भाषा को सिखाना चाह रहे हैं, जो टारगेट लैंग्वेज है, जो लक्ष्य भाषा है, उसी का प्रयोग होगा, ना कि मातृभाषा का। तो सिर्फ इंग्लिश में बात होगी जो कि लक्ष्य भाषा है, जिस भाषा को आप सिखाना चाहते हैं, डायरेक्ट उसी भाषा का प्रयोग होगा, इसीलिए इसको डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं या प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। श्रव्य भाषिक, जो सुनकर के, ऑडियो लिंगुअल, इसमें तो फिर भी मिक्स हो जाती है, प्राकृतिक में भी, संप्रेषणात्मक में भी मातृभाषा का प्रयोग है, लेकिन ये जो है आपका डायरेक्ट मेथड इसमें वर्जित है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? देखो, एक होता है आपका घोषणात्मक ज्ञान, जिसको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव नॉलेज इंग्लिश में, और एक होता है प्रक्रियात्मक ज्ञान, जिसको हम प्रोसीजरल नॉलेज कहते हैं। ये इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस जब से मर्ज हुए तब से ये टॉपिक आया, नहीं तो हिंदी में ये नहीं पूछा जाता था। ठीक है ना? हाँ, फाइन लगे ना। व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक, पेनल्टी कह लो यार, स्कूल में तो फाइन ही बोलते थे ना। व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान यानी प्रोसीजरल नॉलेज की बात हो रही है। प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को करना। पहला है व्याकरणिक तत्वों के नियमों को जानना। देखो, जब जानना तत्वों को यानी एलिमेंट्स, यानी ये डेफिनेशन या ज्ञान को बढ़ाने की बात हो रही, तो वो डिक्लेरेटिव नॉलेज नहीं होती, वो डिक्लेरेटिव नॉलेज होती है यानी घोषणात्मक ज्ञान, जिसमें ज्ञान को बढ़ा रहे हैं आप, तत्व कैसे बने उसके बारे में जानना, किसी काम को करते कैसे हैं, वो है प्रक्रियात्मक ज्ञान, यानी उसकी प्रक्रिया का पता है आपको, तो ये घोषणात्मक हो गया। भाषा और उसकी संस्कृति को जानना, यूज नहीं कर रहे हैं, बोलना नहीं सीख रहे हैं, जान रहे हैं, तो ये भी घोषणात्मक ज्ञान है। यह है जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए, हाउ टू डू समथिंग, साइकिल कैसे चलाई जाती है, वो प्रोसीजरल नॉलेज है। साइकिल क्या है, वो डिक्लेरेटिव नॉलेज है, यानी घोषणात्मक ज्ञान है कि साइकिल क्या है, कैसी होती है, कैसे बनी होती है, साइकिल चलाते कैसे हैं, ये प्रक्रियात्मक ज्ञान है। ये प्रोसीजरल नॉलेज है, यह है जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए, कैसे सॉल्व करेंगे आप क्वेश्चन को। व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान, तो वो घोषणात्मक ज्ञान हो जाएगा फिर। तो थर्ड ऑप्शन ही सही है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, क्वेश्चन नंबर 19। 20 क्वेश्चन हमें करने हैं। एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है, इस पठन को क्या कहेंगे? ये क्वेश्चन भी बहुत बार अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचिएगा कि जो हमें समझ में आ रहा है वो इंपॉर्टेंट, जो हमें मुश्किल लग रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है ना? ऐसा नहीं है। फटाफट बताइएगा। क्वेश्चंस ही नहीं दिख रहे, ऐसा कैसे हो सकता है कि क्वेश्चंस ना दिखें? हमें क्यों दिख रहे हैं? मतलब अगर मन नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने का तो सीधा मना कर दोगे कि दिख ही नहीं रहे हैं, ऐसे काम करोगे अब से? चलो फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं कई लोग, देखना एक बार, मतलब ऑप्शन नंबर 1 कि एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी यानी स्पेसिफिक डिटेल, समाचार पत्र पढ़ रही हैं और देखना चाहती हैं कि ये वाली न्यूज कहां है मान लीजिए, या फिर वो क्या मैट्रिमोनियल साइट, वो सेक्शन आता है ना समाचार में, तो समाचार पत्र में वो गई ही है कहां देखने, मैट्रिमोनियल वाले पेज पे या स्पोर्ट्स पेज पे, है ना? तो विशिष्ट जानकारी चाहिए, कोई एक विशिष्ट जानकारी या विशिष्ट न्यूज या स्पेसिफिक डिटेल ढूंढ रही है, इसको हम कहते हैं स्कैनिंग। स्कैनिंग और स्किमिंग सुना है ना? तो ये स्कैनिंग है बारीकी से पठन, यानी आप गहनता से पठन कर रहे हैं कुछ पर्टिकुलर डिटेल के लिए। अध्ययन कौशल, समालोचनात्मक चिंतन, सरसरी तौर पर पढ़ना, तो स्किमिंग होता है। तो ये बारीकी से पठन के अंतर्गत आता है जब आप कोई स्पेसिफिक या विशिष्ट जानकारी ढूंढ रहे होते हैं। आज के लिए आखिरी सवाल है, इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं, पूछे जाते रहेंगे, आप फटाफट से इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। ध्यान से पढ़ना, कक्षा 6 की बच्ची है श्रेया, अपने पिता के ट्रांसफर की वजह से, स्थानांतरण की वजह से पंजाब के जालंधर से, तो वो पंजाब से कहां जा रही हैं? पंजाब से जा रही हैं तमिलनाडु, TN लिख देते हैं, ठीक है। मदुरई गई, वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती हैं, तो बच्ची की मातृभाषा क्या है? मदर टंग पंजाबी, पंजाब से गई है ना,
और मातृभाषा मदर टंग है पंजाबी, ठीक है। और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती हैं, यानी सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश भी पढ़ी है, ठीक है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया है। उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? थर्ड ऑप्शन कई लोग कह रहे हैं, फटाफट से बताना। बहुत बढ़िया। कोई कह रहा है स्किमिंग वाले कौन थे? नॉट परचेज दिखा रहा है, व्हाट्सएप भी पे भी मैसेज किया है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। मुझे मेल कर दो अगर ऐसा है कि आपने बैच लिया और बैच चलने में दिक्कत हो रही है कुछ। व्हाट्सएप पे वैसे ये क्वेरी रिजॉल्व हो जानी चाहिए। एक बार माय कोर्स सेक्शन में देखना, एक बार रिफ्रेश करके अपडेट करके माय कोर्स सेक्शन में दिखेगा। आपने अगर वेबसाइट से परचेज किया है तो ऐप में भी दिखता है कोर्स, बशर्ते आपके पास आईफोन ना हो। आईफोन में दिक्कत हो रही है ऐप चलने में, है ना? ठीक है नसीबा, चलिए करियर विल ऐप की बात हो रही है, कहीं और तीसरी जगह मत पहुंच जाना। फटाफट बताओ। थर्ड ऑप्शन 63% लोग कह रहे हैं। देखते हैं थर्ड ऑप्शन क्या है। पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। चलो ठीक है, अंग्रेजी भाषा अर्जन तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ये तो सेकंड लैंग्वेज की तरह सीखी है, स्कूल में सीखी है। और तमिल व अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। सभी तीन भाषाएं पंजाबी नहीं, तीनों कैसे आ जाएंगी? पंजाबी तो मदर टंग है, मातृभाषा है, अर्जित हुई है, वो तो अर्जित की है, बटोरी है अपने वातावरण से। अधिगम में क्या है? आप प्रॉपर लैंग्वेज को, उसका व्याकरण सीख रहे हैं, उसको डेली बेसिस पे उसको फॉर्मली सीख रहे हैं, जबकि यहां फॉर्मली नहीं सीखी। तमिल भाषा अर्जन और अंग्रेजी तथा पंजाबी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएंगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पंजाबी तो मदर टंग थी, तो सेंस ही नहीं बनता कि पंजाबी को भी अर्जन के अंतर्गत लाएं। पंजाबी और तमिल अर्जन है। अब आप कहेंगे भाई अपने साथियों के माध्यम से, अपने पड़ोसियों के माध्यम से तमिल भाषा बोलना और पढ़ना सीख लिया है। देखो फॉर्मल सेटिंग में औपचारिक रूप से नहीं सीखा है। ये वैसा है कि आपने अपने घर में मदर टंग, अपनी मातृभाषा मान लीजिए हिंदी है, तो आपने आसपास से सुन के बोलना सीख लिया और थोड़ा बहुत लिखना सीख लिया, ऐसे ही बिना फॉर्मल सेटिंग में, बिना औपचारिक रूप से स्कूल जाए, कोई नियम कायदे बहुत ज्यादा अलग से जाने, तो ये अर्जन ही कहलाएगा। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। पंजाबी तो मातृभाषा है और तमिल को भी अर्जित किया है, तो पंजाबी को तो अर्जित किया ही होगा। अर्जन क्या है? नेचुरल हो जाए जो। अधिगम है जिसमें एफर्ट, प्रैक्टिस लगे, जो स्कूल में हो एक तरह से, फॉर्मल सेटिंग में, औपचारिक माहौल में, वो अंग्रेजी थी। तो थर्ड ऑप्शन सही है।